वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो पटवार परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या पटवारी बनना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, ओटीआर कैसे करना है, सिलेबस क्या रहेगा और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक पटवारी के 2020 पद, यानी जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 1773, 1733 और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 287 पदों पे भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो युवा साथी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी सेट ग्रेजुएशन लेवल 2024 में योग्य घोषित किए गए हैं, उनसे ही विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के अंतिम दिन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसके लिए पहली योग्यता ये है कि आपका सेट ग्रेजुएशन है वो क्लियर होना चाहिए। पासिंग मार्क्स या जो भी पात्रता के नंबर थे वो आपके आने चाहिए। अब इसके बाद में आपको जो फॉर्म वगैरह भरना है वो किस तरीके से भरना जाएगा, तो ये आपको बताया कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की है वो 2024 की जो है 12/2/2025 को इसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। और समान पात्रता परीक्षा 2024 में पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी पदों की योग्यता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यानी पहली शर्त तो ये है कि आपका स्नातक लेवल की जो सेट है सीईटी समान पात्रता परीक्षा वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद में पटवारी के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। वो आगे बता दूं क्या योग्यता होनी चाहिए। और आवेदक चयन के बाद जिस जिले में या विभाग में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों या विभागों की प्राथमिकता का क्रम में आपको ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। तो जब भी आप फॉर्म भरें इसका वो बड़ी सावधानी से भरें। और जिन आवेदकों द्वारा जिलों या विभाग की प्राथमिकता का उल्लेख नहीं किया जाएगा तो उनकी जो प्राथमिकता है वो राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो भी फॉर्म भरें बहुत सोच समझ के भरें। यानी आपको जो भी मेरिट कम परफॉर्मेंस यानी प्रेफरेंस जिलों का आवंटन है वो मेरिट के अनुसार किया जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ रेड कलर में भी दिया हुआ है कि आवेदक जिलों और विभागों की प्राथमिकता के क्रम में वो ध्यान से भरें, क्योंकि उसके बाद में चेंज वगैरह नहीं होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और जो भी आप ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करें उसमें पहले विज्ञापन अच्छी तरह से पढ़ लें, शर्तें वगैरह सब देख लें, क्योंकि ऑनलाइन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो भी गलती है आप पहले देख लें। आवेदन प्रक्रिया है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। आरएसबी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उस पर अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और ये आपको अपने एसएसओ आईडी पे ले जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपको फॉर्म अपना एसएसओ आईडी से भरना है, जिसमें सिटीजन एप्स में G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर के बारे में मैंने कई वीडियो में विस्तार से पहले भी बताया हुआ है कि ओटीआर में आपको बहुत सावधानी से अपना ओटीआर करना है। और एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो आपको दोबारा फीस वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जरूर बात है कि ओटीआर आप बहुत ध्यान से करें। उसके बाद में आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा और आवेदन को जो भी आवेदक है आवेदन पत्र में अपनी नवीनतम फोटो 1 माह से ज्यादा पुरानी नहीं हो वो अपलोड की जानी आवश्यक है। और ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह यानी विजिबल बॉडी मार्क पढ़ना जरूरी है कि आपके शरीर पे कोई भी बॉडी मार्क है, तिल है, घाव का निशान, चोट का निशान जो भी है वो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। अब इसके अलावा आपको भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। और जिस हेतु उसके पास में सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का विकल्प रहेगा। यानी पहले तो आप आधार कार्ड से आधारित सत्यापन होगा, या यदि आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर किया हुआ है, जनरेट किया हो, तो किसी और माध्यम से आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको सत्यापन की। और यदि ओटीआर जनाधार से अगर माध्यम से आप करते हैं तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्न जानकारी का सत्यापन करना होगा। यानी अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और डाटा जो भी दर्ज की गई जानकारी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप अपना आधार और जनाधार है वो अपडेटेड रखें। उसमें नाम में, जेंडर में, पिताजी के नाम में, स्पेलिंग वगैरह में कहीं कोई मिसमैच नहीं हो तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये काम आप पहले कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो इसके अलावा मूल जो प्रमाण पत्र है तो इसके संबंध में भी है कि अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र के जो भी क्रमांक आपको दर्ज करने पड़ेंगे। और उसके बाद में आप जब फैच करेंगे तो जो भी डाटा होगा आपका, जो भी मूल दस्तावेज होंगे उनसे डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। इसके अलावा 10वीं की मार्कलिस्ट वगैरह आप डिजी लॉकर्स के माध्यम से भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपका 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट वगैरह है वो वेरीफाई नहीं होती है तो फिर आपको एक शपथ पत्र घोषणा देनी पड़ेगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से
1.5 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पे बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। तो आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो ये तो सारी बातें होगी फॉर्म भरने की। अभी जरूर सीधी सी बात है कि आप ओटीआर बहुत ध्यान से करें, और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा। कुल मिलाकर के आप अपना ध्यान खुद को रखना है, ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहे। आप जो भी फॉर्म भरें अच्छी तरह से भरें, सबमिट करने के बाद में आपके जो आवेदन क्रमांक जनरेट होना चाहिए तभी आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। उसकी प्रिंट भी ले लें, हार्ड कॉपी भी ले लें, और सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने मोबाइल में, ईमेल में कहीं भी सुरक्षित रख लें। और जो भी आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करना है वो वन टाइम होगा, एसओसो आईडी से होगा, और आपका जो भी फॉर्म है वो अपनी एसओसो आईडी से ही भरें। अगर आपकी एसओसो आईडी नहीं बनी हुई तो पहले एसओसो आईडी बना लें। हालांकि आपने जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम सेट का दिया हुआ तो आपकी एसओसो आईडी बनी हुई होगी, तो एसओसो आईडी में जाकर ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये तो कुछ बातें होगी फॉर्म से संबंधित। अब और इम्पोर्टेंट बात की, आपको एक बार ये पंजीकरण शुल्क यानी ओटीआर करते समय आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा। तो सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के ओबीसी यानी जो ओबीसी क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है वो आपके 600 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक है उनके लिए 400 रुपए, और समस्त दिव्यांग आवेदक है उनके लिए भी 400 रुपए फीस है। ये वन टाइम है, अगर आप पहले ओटीआर कर चुके तो आपको फीस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ क्लियर लिखा होगा पूर्व में अगर एक बार ये पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके हैं अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, तो आपको दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ओटीआर पहले कर चुके हैं तो सीधे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक बार विशेष ध्यान रखें, इस बार एक आदेश भी आया था बीच में कि अगर आप फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं तो हो सकता है आपसे परीक्षा शुल्क लिया जाए या उसको पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने ओटीआर करने के बाद में आपको हर बार फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं तो सारी व्यवस्थाएं वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, बीच में आदेश आया था, तो आप कोशिश करें कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सीरियसली है तो ही फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद में आप एग्जाम भी जरूर दें। अब बात करेंगे कुल पदों के आरक्षण की। तो जो पदों की स्थिति है वो यहाँ जैसे यहाँ आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पद है, जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र है पटवारी के, जैसे अलवर में 56 पद है कुल पद, इसमें जैसे बालोतरा में 44 है, इसके अलावा भीलवाड़ा में 110 पद है जो लगता है मुझे मैक्सिमम है। इसके अलावा जैसे बीकानेर में 32 है, बूंदी में 37 है, इस तरीके से यहाँ डीग में 53 है, इस तरीके से जो भी है, जालौर में जैसे 70 पद है। इसके अलावा जो आगे के जो जिले हैं उसमें भी ये तो हो गया। अब यहाँ कुल जो पोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पोस्ट 2020 दी हुई है, इसमें ये तो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट हो जाएगी। और यहाँ और भी जो जिले हैं यहाँ भी आप देख लें कि ये जैसे सारे जिले यहाँ आगे झालावाड़ से लेकर के यहाँ राजसमंद है, और लास्ट में आपके कुछ विभाग भी है, जैसे उपनिवेशन विभाग है, उपनिवेशन विभाग बैकलॉग है, भू प्रबंधन विभाग है, इसमें भी कुछ पोस्टें हैं। कुल मिलाकर के 1733 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी की। अब आगे जो सेकंड जो है वो टीएसपी की है। अब टीएसपी में आपके यहाँ से देखेंगे तो टीएसपी में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, पाली, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूमपुर, ये जो जिले हैं ये टीएसपी में हैं। यहाँ 287 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के 2220 पोस्टें हैं टोटल। तो ये पूरी आप देख लें। इसके बाद में अब बात करेंगे कुछ अन्य जो दिशा निर्देश है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अगर कोई कार्मिक है तो उनको 10% आरक्षण होगा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5% जो है वो आरक्षण होगा। लेकिन आपके पास में जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उस तारीख को आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा और भी जो जैसे कुछ बातें हैं, यहाँ भूतपूर्व सैनिकों वगैरह के लिए जो भी नियमानुसार आरक्षण है वो सारा दिया जाएगा। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा। दिव्यांगजन है उनके लिए भी है, और ऑनलाइन आवेदन में भरे गए दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को स्वीकार किया जाएगा। इसलिए अगर आप जो भी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन मेंशन जरूर करें, और उसका सर्टिफिकेट आप अपने पास में ओरिजिनल जरूर रखें। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं। अब वेतनमान की बात करें तो पटवारी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, और जो प्रोबेशन का काल होगा यानी परिवीक्षा काल होगा 2 साल का, तो प्रोबेशन में फिक्स मानदेय आपको मिलेगा, जो भी L5 का होता है वो मिलेगा। और इसके अलावा बोर्ड द्वारा चयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी मेरिट के अनुसार जिला आवंटन होगा या जो भी विभाग आवंटन होगा, और जिला आवंटन होने के बाद में जिला कलेक्टर द्वारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ग्रुप में उनको नियुक्ति दी जाएगी और उनको 6 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात रेड कलर में दी हुई है वो जरूर ध्यान रखें कि ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके सिंक किए गए या अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो जो भी दस्तावेज वगैरह है आप ओरिजिनल ही रखें, क्योंकि अब काफी
शिकायतें आ रही, इस कारण से बहुत सख्त जांच होती है। इसके अलावा अन्य जो योग्यता में स्वस्थ व्यक्ति, जो भी उम्मीदवार है वो स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक वगैरह जो भी हो सकता है। आयु की बात करें तो आवेदक 1/1/2026 को 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी 1/1/2026 को 18 से कम नहीं हो, और 40 साल की आयु पूरी नहीं हो, यानी 40 के अंदर हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट जो पहले भी घोषणा की जा चुकी है कि अगर मान लो पिछले 3 साल से ये वैकेंसी नहीं आई थी तो इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। जैसे भी 40 है तो +3 हो जाएगी, 43 साल हो जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो भी छूट है महिलाओं को, जैसे सामान्य महिलाओं को 5 साल की, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग जो राजस्थान की निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। पुरुषों को 5 वर्ष की और महिलाओं को 10 वर्ष की। इसके अलावा अन्य जो भी छूट के अगर है वो नियमानुसार आपको दी जाएगी। क्योंकि सारी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, और आपकी जो भी कैटेगरी हो, जिस कैटेगरी में आप कर रहे हैं वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आवेदन के समय आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और फोटो साइन है आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, साइन भी सही होना चाहिए। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप जब भी फॉर्म भर लें, सारा कुछ हो जाए, उसके बाद में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए भी कुछ समय दिया जाएगा। उसी समय में आप ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। यानी जब जो डेट है 1 महीने की, उसी में कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 300 रुपये का है वो शुल्क देना पड़ेगा। अब OTR में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो जो शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड या संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन और संशोधित आवेदन में उक्त प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी। कुल मिलाकर के आपको बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, गलती कुछ भी नहीं करनी है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का अंतिम मौका है वो आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवस के अंदर दिया जाएगा। तो आप जरूर ध्यान रखें, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ये नौबत नहीं आए। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी एक जैसे रीट के जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उसमें एक स्टूडेंट जो था, उनके सब्जेक्ट में सेकंड सब्जेक्ट जो वहाँ जहाँ संस्कृत भरना था वहाँ गलती से ई-मित्र की गलती से इंग्लिश भर दिया। अब उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई। तो अगर समय रहते उसने करेक्शन कर लिया होता तो ये समस्या नहीं होती। तो जब भी आप फॉर्म भरें उसकी हार्ड कॉपी लें, सॉफ्ट कॉपी लें, एक बार आप जरूर चेक कर लें कि आपने जो फॉर्म भरा उसमें कुछ कमी तो नहीं है। क्योंकि हर फॉर्म में, फॉर्म भरने के बाद में कुछ दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, समय दिया जाता है, मोहलत दी जाती है कि आप करेक्शन कर सकें। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जब भी ऐसी कोई गलती हो आप तुरंत संपर्क में रहें, और जब भी करेक्शन का ऑप्शन आए वो करेक्शन कर लें। इसके अलावा आवेदन प्रत्यारित करने की भी प्रक्रिया है कि अगर मान लो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं हो पाती है और अपना फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, तो आयोजन से पूर्व 1 माह पूर्व आवेदन है, आप विड्रॉ करने के लिए 3 दिन का अवसर दिया जाता है, तो उस समय आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सामान्य नियम है सभी भर्तियों में वो सारे गलत सूचना या अनुचित साधनों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं वगैरह हो सकती है। अब बात करेंगे सिलेबस वगैरह की, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जैसे ये सिलेबस थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन में दिया हुआ है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा ये सिलेबस कैसे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म वगैरह है वो भर सकते हैं। तो अब वो बात जो सिलेबस की थी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसमें कुछ गलती हो रही है। तो ये जैसे 15 के बाद में सीधा जो 17 पेज आ रहा है, और 17 के बाद में यहाँ 18 नंबर पर जो पेज है वो नहीं आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ मैं आपको सिलेबस वगैरह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये PDF से ही काम नहीं करिए, तो आप ये पूरी टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF दे दूंगा, वहां से आप सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न वगैरह है, वो सारी चीजें आप देख पाएंगे। तो उसको जरूर आप देख लें। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको बता सकूँ तो ये बोर्ड की वेबसाइट पे ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ सिलेबस जैसे इस तरीके से यहाँ 2 भागों में ये जो पे है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अगर सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वापस ये करके बता देता हूँ कि यहाँ सिलेबस में आपके यहाँ से इस तरीके से है कि यहाँ जो भी पटवारी के पद जो स्कीम है, पाठ्यक्रम वगैरह है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे
तो ये कुछ सिलेबस में है। परीक्षा की स्कीम है तो यहाँ जो पेपर के भाग होंगे, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है। इसके अप्रोक्सीमेट 25% वेटेज है 100 में से। इसके 38 प्रश्न आएंगे 76 नंबर के, 3 घंटे का जो भी पेपर होगा उसमें। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, उसके 20% होंगे, यानी एवरेज 100 में से 20 अंक होंगे, या तो कुल जो सवाल 150 होंगे उसमें से 30 सवाल इसके आएंगे, 60 अंकों के आएंगे, यानी प्रत्येक सवाल 2 अंकों का होगा। और इसके अलावा जनरल इंग्लिश और हिंदी है, इसके 15% वेटेज है, यानी 22 सवाल आएंगे 44 नंबर के। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिक एफिशिएंसी, यानी सामान्य जो गणितीय अभिज्ञता है उसमें 30% वेटेज होगा 100 में से, यानी सबसे ज्यादा वेटेज है वो गणित और मेंटल एबिलिटी का है। 45 प्रश्न आएंगे 90 अंकों के। इसी तरह से बेसिक कंप्यूटर है, उसके जो सामान्य प्रश्न 10% वेटेज है, यानी 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। तो टोटल मार्क्स 300 होंगे, टोटल क्वेश्चन प्रश्न है वो 150 होंगे। 3 घंटे का आपका समय रहेगा। सिलेबस है जिसमें हिंदी, जो भी हिस्ट्री, जनरल हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इंडिया की है, राजस्थान की है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में जो भी ग्रामर वगैरह है वो सारी आप देख लें। इसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ जैसे मेंटल एबिलिटी है तो इसमें आपके गणित के संबंधी और बेसिक कंप्यूटर में आपको जो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित है वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके जो फॉर्म है वो बोर्ड की वेबसाइट से आप और भी डिटेल्स जान सकते हैं। फॉर्म भरने की मैं आपको तारीख बता देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो मैं वापस आपको थोड़ा तारीख बता देता हूँ कि इसकी अंतिम तारीख क्या है। तो यहाँ अब ये थोड़ा सा 2 भागों में ये PDF शो हो रही है। तो यहाँ श्रुत लेख की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो फोटो के लिए मैंने आपको बताया था कि फोटो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसके अलावा 20 से 50 के भी है, साइन भी 20 से 50 के भी होने चाहिए। और अनापत्ति पर अगर आप किसी डिपार्टमेंट वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो आपको नो ड्यू अपने जो भी अधिकारी उनसे लेना है। पेंशन है आपको नियमानुसार जो भी राज्य सरकारों के लिए कार्मिकों के लिए है वो मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता में आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो आपके पास में CET होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए जिसको भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी विधि द्वारा स्थापित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो और O लेवल का सर्टिफिकेट हो, या कंप्यूटर में कोई भी जो भी कोर्स किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वगैरह में, या कुछ नहीं हो तो आपके कंप्यूटर के संबंधित जो RS-CIT का है जो VMIU कोटा द्वारा करवाया जाता है, RS-CIT का प्रमाण पत्र आपके पास में जरूर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आप होना चाहिए, और आपके पास में सेट ग्रेजुएशन का जो भी है वो आपके सर्टिफिकेट या आप क्लियर होना जरूरी है। इसके अलावा और कोई बात करें जैसे डेट्स की फॉर्म की, ये खिलाड़ी से संबंधित अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर्म भरने की बात मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि अंतिम तारीख आवेदन की क्या है। तो जो अंतिम तारीख आवेदन की होगी यहाँ से, जैसे ये तो पूरी अब इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ थोड़ा ये व्यू में थोड़ा सा इसमें समस्या आ रही है, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ से जैसे ये तो आपके सारा हो गया। अब जो डेट में आपको एक लास्ट रहेगी वो डेट बता देता हूँ। यहाँ से दिव्यांग जनों के लिए है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी है। वेतनमान आपको मैंने पहले बता दिया, L5 है, और आयु के बारे में बता दिया 18 साल से कम नहीं हो और मैक्सिमम 40 हो। तो इसमें भी आपके जो भी छूट है वो मिलेगी। इसके अलावा और कोई इसमें आवेदन कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अपनी SSO ID से करना है। संशोधन आप कर सकते हैं जब भी आपके डेट आ जाएगी। और इसके अलावा अनुसूचित अगर साधन आप प्रयोग करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। जो तारीख है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो तारीख बता के आपको ये इसको पूरा। तो बात कर रहे थे पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन की। तो आप OTR करने के बाद में, अगर आप OTR कर चुके हैं तो आपको सीधे फॉर्म भरना है, और नहीं तो आपको OTR करके फॉर्म भरना है। और जो फॉर्म है 22/2/2025 से शुरू हो जाएंगे, यानी आज 20 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद में फॉर्म शुरू होंगे, और 23/3/2025 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 22/2 से 23 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के आप के जो फॉर्म भरने और जो शुल्क जमा कराने की जो तारीख है वो 23 मार्च तक है। 23 मार्च से पहले आप भर लें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम जो समय है उसमें नेट भी प्रॉब्लम होती है, लोड हो जाता है, साइट बिजी रहती है, तो समस्या होती है। और परीक्षा की बात करें
तो पटवारी के उक्त पदों पे भर्ती परीक्षा है वो 11/5/2025 यानी 11 मई 2025 ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी। और ये परीक्षा का दिनांक और जो भी स्थान वगैरह है वो आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आपके SSO ID में जाकर के आप अपने प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और अनापत्ति के संबंध में कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में पहले से नियुक्त हैं तो आपको अपने विभाग से नोडी यानी अनापत्ति प्रपत्र के लिए आवेदन कर लेना है, पहले ही सूचित कर लेना है। और जब भी आपके दस्तावेज की जांच होगी तब आपको NOC है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी पटवारी परीक्षा के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।